हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो जो आपकी सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी क्लास 8th की पॉलिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये क्लास 8th की पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद में हम PYQ की सीरीज़ लेकर आएंगे। तो आज से ये आपका PYQ स्टार्ट हो रहे हैं। अभी जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ये जो अभी 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन, उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे अभी हम सारे वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको 2020 तक के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी पॉलिटी के। पहले जब वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उसी तरीके से हम ज्योग्राफी के और उसी तरीके से हम हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम इन दोनों की थ्योरी पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे पूरी और उसके बाद हम उनके क्वेश्चंस करेंगे। आज की इसमें तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चंस हैं आपके इस वीडियो में, जिन्हें हम अच्छी तरीके से समझेंगे और करेंगे। और एक बात और, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा, तो मैं आपको इसकी PDF भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। तो चलिए आज के हम इस क्लास को अपनी को स्टार्ट करते हैं। अब पहला ये जो क्वेश्चन है, अगर ये देखा जाए तो ये थोड़ा सा आपको पेडागोजी से रिलेटेड लगेगा, जो कि है भी। इसमें मैंने पेडागोजी के क्वेश्चन ऐड नहीं करे हैं। उनके लिए जब मैं पेडागोजी आपको कराऊंगी प्रैक्टिस बाद में, तब हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी वो ये सारे क्वेश्चंस जो अभी मैंने आपको रिसेंटली चैप्टर्स पढ़ाए हैं ना, उन्हीं में से आए हुए हैं। और मैं आपको चैप्टर का नाम भी बताऊंगी कि किस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया है। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। Which of the following assessment question is the most appropriate to test students' understanding and appreciations of Indian federalism? अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारतीय संघवाद है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। भारतीय संविधान का जो चैप्टर था, क्लास 8th की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 है भारतीय संविधान। उसमें ये टॉपिक है भारतीय संघवाद। अब ये भारतीय संघवाद क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है? ये होता है कि जिस देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होती हैं, ये फेडरलिज्म होता है। हमारे देश में जैसे कि राज्य स्तर पे भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया फेडरलिज्म। अब इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या पूछा गया है कि विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ और सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? मतलब अगर आप स्टूडेंट का टेस्ट ले रहे हैं, ये टेस्ट करना चाहते हैं कि जो मैंने पढ़ाया है उनको समझ में आया है या नहीं आया है, तो आप किस तरीके का क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि इसमें फर्स्ट आता है, व्हाट डू यू थिंक माइट हैपन इफ वी डिड नॉट हैव एनी स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स एंड ऑल डिसीजंस वर मेड एट द सेंटर? डिफाइन फेडरलिज्म. What are the 3 levels of the government? What are their functions? Write a brief note on 3 organs of the state: the legislature and the executive and the judiciary. अब यहाँ पर हम आप देखते हैं कि संघवाद को परिभाषित करिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने पूछ लिया है, शासन के 3 स्तर कौन से हैं, राज्य के 3 अंग कौन से हैं। लेकिन इसमें ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप टेस्ट कर रहे हो बच्चों की समझ को। तो वो समझ कैसे उनकी पता चलेगी? जब वो अपनी लैंग्वेज में उसे लिखेंगे। तो आपके विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र लिए जाते? तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जितने भी बच्चे होंगे वो अपनी लैंग्वेज में जो उनको समझ में आया है वो लिखेंगे। तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा, ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर ये होगा। ये स्टूडेंट्स की समझ पे, ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए बाकी और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चन। व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ये जो पहला ही चैप्टर है भारतीय संविधान, ये उससे क्वेश्चन लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर गिवन बाय योर स्टूडेंट इंडिकेट अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन? अब इसमें आपको क्वेश्चन को समझ रहे हैं। सबसे पहले, एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? लिखित में से कौन सा उत्तर यह दर्शाता है कि विद्यार्थी को प्रश्न समझ में नहीं आया? इसका मतलब इनमें से कौन सा रॉन्ग है? जैसे पूछ लेते हैं ना कि कौन सा नहीं है, तो इसमें से आपको वही बताना है। देखिए स्टूडेंट ABCD करके इन्होंने दिया हुआ है। स्टूडेंट D बताता है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। स्टूडेंट A कहता है अ कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ authority by our political leaders. Student B कहता है a constitution gives us a set of rules on the basis of which a country is to be governed. And last is
A constitution ensures that a dominant group does not use its power against less powerful group. मतलब क्या आता है कि संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो कि सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यकों को नित्य रूप से उपलब्ध होती है। तो ये तो करेक्ट हो गया हमारा आंसर। दूसरा क्या होता है कि संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। ये भी करेक्ट है। अब आता है कि संविधान हमें एक नियमावली देता है, नियमावली जिसके आधार पर एक देश का शासन चलता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक ब्यौरा है, संविधान में लिखी हुई हैं सारी चीज़ें, लेकिन एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसा हो वो नहीं हो पाता है देश में, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं। कुछ नियम फॉलो करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। और ये लास्ट अगर हम देखें कि संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे, तो ये भी करेक्ट है। और इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ये वाला। ये आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है कि देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। जब तक आप इस चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आप इनके आंसर्स नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले मैंने डिटेल में चैप्टर्स पढ़ाए हैं, अब हम उनके से रिलेटेड PYQs करें जो आपके अभी 20 अगस्त के पेपर में आए हुए हैं, ये वो क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। इसमें रीज़न दिया हुआ है, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। अगर इसमें देखा जाए तो ये दोनों सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि जो हमारा संविधान है वो सबको बराबर मानता है, लेकिन वो तो कानून की नज़र में हो गया, हमारे संविधान में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखें, अपनी असली ज़िंदगी में अगर हम देख के चलें, तो बहुत सारे लोग आपस में बराबर नहीं समझते हैं। कुछ लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, कुछ लोगों को छोटा समझते हैं। तो ये हमारा कथन तो हमारा सही हो गया, असर्शन हमारा करेक्ट है। तो अब अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो देखो, हमारा असर्शन इस दोनों में भी सही है, यहाँ पर भी सही है और यहाँ पर भी सही, तो यहाँ गलत है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप रॉन्ग हो जाएगी। अब रीज़न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से लिखी गई हैं जो अभी तक भी फुलफिल नहीं हो पाई हैं। अगर कंप्लीटली देखा जाए तो ये भी करेक्ट हो गया। तो हमारा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। आर सही है, वो ए सही है, आर गलत है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और जो रीज़न है वो असर्शन का सही तरीके से कारण बता रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर ए। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स and the reason is the ideal set out in the Indian Constitution have not yet been fulfilled। चलिए, आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अभी तक हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस्ड इन द USA। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम बिलो विच आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द टू। इन दोनों में अंतर बताना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से किस तरीके से अलग है। अब दोनों के बीच भेदों की आपको पहचान करनी है, क्या क्या डिफरेंस है, और इनमें से सही का चूज़ करना है। अब जैसे कि हम देख लेते हैं, ये जो आपका है ये चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 8 की पॉलिटी का धर्मनिरपेक्षता, जिसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या होती है और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। सबसे पहले तो आपको यही समझता है कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, कि धर्म को राज्य से अलग रखने की जो अवधारणा होती है उसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, जिसमें कि राज्य और धर्म अलग अलग हैं, उनको कंबाइन नहीं किया जाता। तो इस चैप्टर को आप डिटेल में वहाँ पढ़ सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और दूसरा क्या आता है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, ये भी करेक्ट है। तो बी तो करेक्ट हो गया। आप अगर बी में श्योर हैं तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। अब बचता है ए होगा या सी होगा। सी क्या है? अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामले और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। मतलब बोथ USA एंड इंडियन मेंटेन स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट अफेयर्स एंड रिलीजियस अफेयर्स। तो इसमें ये वाला करेक्ट होगा, जो
राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन एंड रीज़न। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे? संघीय व्यवस्था। अब ये संघीय व्यवस्था क्या होती है, ये मैंने भी पढ़ाया है, पूरे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है और यह देश में अभिशासन की बहुलित चरण स्थापित करती है। मतलब फेडरल सिस्टम फुलफिल्स द नीड एंड डिमांड्स ऑफ द कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न क्या होता है? इट इस्टेब्लिश मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस इन द कंट्री। दोनों करेक्ट है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इन आपको देख के समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस को कि किस लेवल के क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं। अब सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल भी इजी नहीं है कि आप 10 दिन पहले या 15 दिन पहले पढ़ें और आपका क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वीकली मार्केट एंड शॉपिंग मॉल्स। ये क्लास 7th की चैप्टर का बुक है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल्स। इसमें आप डिफरेंस इसमें पूछा गया है कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर होता है। विद्यार्थी द्वारा लिखे गए उत्तर नीचे दिए गए हैं और किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी अंतर कर पाने की क्षमता को प्रदर्शित करने में असफल रहा है। मतलब इसमें से कौन सा आंसर रॉन्ग है वो आपको बताना है। बिलो द सम आंसर रिटन बाय स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स ने आंसर्स दिए हैं। इन विच आंसर डज द स्टूडेंट फेल टू डिस्प्ले एबिलिटी ऑफ कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग। मतलब कौन सा स्टूडेंट नहीं बता पाया है सही आंसर। तो इसमें जो नो होगा, जो रॉन्ग होगा वो आपको बताना है। इसमें पहला आता है कि साप्ताहिक बाजार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। अब ये देख लेते हैं, साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, ये पटरी बाजार होती है जो लगती है, आपने देखी होगी, दिल्ली में बहुत लगती है, हर शहर में ही लगती है। जबकि जो शॉपिंग मॉल होते हैं वो लंबे समय तक रहती हैं, मतलब उनकी फिक्स शॉप होती है जो शॉपिंग मॉल होती है। ये भी करेक्ट है। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाला सामान सस्ती दरों पर खरीदा जा सकता है। सही बात है, जो पटरी पे बन रहा है तो वो आपको 5-5 रुपये में मिल जाएगा, 10 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी सामान 5 रुपये में नहीं मिलने वाला है। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा जगह का सामान होता है जो कुछ ही लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं। ये भी करेक्ट हो गया। अब रॉन्ग क्या है वो देखते हैं। ये वाला रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन लगते हैं। ऐसा है वैसे तो कहीं पर आपने शहरों में देखा होगा, मंगल बाजार लगते हैं, बुध बाजार लगते हैं, शुक्र बाजार लगते हैं, वो सब साप्ताहिक बाजार में ही आते हैं। जबकि शॉपिंग मॉल बहु मंजिला इमारतें होती हैं, इनमें विभिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक मंजिल में ही इमारतें हैं और उसी में सारा है। मॉल अलग अलग तरीके के भी होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, ये जितने भी आंसर्स हैं ये ऑफिशियल आंसर की के द्वारा लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि खुद से लगा दिए हैं समझ के, नहीं, जो ऑफिशियली दिया गया है आंसर वही इसमें लगाया गया है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2, वीकली मार्केट्स आर मार्केट्स विच आर हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, whereas shopping malls are multi-storied building with shops on different floors, जिनके different floors पर शॉप होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोजी ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ वुमन एज अ नर्स एंड अ मैन एज अ इंजीनियर। On asking the reason behind it, she replied, women make better nurses because they are more patient and gentle, whereas science require a technical mind and women are not capable of dealing with technical things. What does Rosie's statement reflects? रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। ये क्या है? ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। ये क्लास 6 की चैप्टर में बुक है, वो बुक में चैप्टर है, सॉरी, जेंडर स्टीरियोटाइप के ऊपर। ये वहाँ से ही क्वेश्चन दिया गया और वहाँ पे एग्जाम्पल भी यही था, रोजी वाला ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है वहाँ पर, जहाँ पर ये आपको बताया गया है। जेंडर स्टीरियोटाइप इसका आंसर होगा। मतलब स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्ध धारणा कि लड़के ये हैं तो यही कर सकते हैं, लड़कियां ये हैं तो यही कर सकती हैं, लड़कियां ये वाला काम नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं कर सकते, वो स्टीरियोटाइप होता है। तो ये उसका चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अभी क्लास 8 की बुक का ही क्वेश्चन है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंटरप्टेड राइट टू फूड, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू
pollution free water and air under the ambit of which fundamental right granted to इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार और प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है, वो है आर्टिकल 21। अभी आप अगर ये आपने पीछे के चैप्टर्स अगर आप देखे हैं तो ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें यही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आर्टिकल इसमें ये चीज़ें अधिकार हैं लोगों का, तो वो आर्टिकल 21 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ मीन्स, मतलब सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। इसका अर्थ क्या हुआ? दैट ऑल द सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हैव टू ओबे द सेम लॉ और नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द आइज ऑफ द लॉ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कलर, रीजन एंड कास्ट एंड जेंडर। Inequalities cease to exist. It ensures fair opportunities and a life of dignity for all the citizens। मतलब सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। बिल्कुल करेक्ट है। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति एवं जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल करेक्ट है। असमानताएं समाप्त हो गई हैं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरव में जीवन सुनिश्चित करता है, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सर्विस कैन बी इंक्लूडेड द पब्लिक सर्विस। अभी क्लास 8th में एक ये सार्वजनिक सेवाओं, जन सुविधाओं से रिलेटेड, पब्लिक फैसिलिटीज़ से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं कि और इसका आंसर भी बहुत ईजीली लगा सकते हैं। अब ये क्या है? निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पुलिस सेवा, न्यायिक सेवा, शैक्षिक सेवा, निर्माण सेवा। कंस्ट्रक्शन तो अलग हो गया ना, कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन अलग होता है, कंस्ट्रक्शन आप खुद भी करते हो, अपने घर बनाते हो, तो वो पब्लिक सर्विस में नहीं आता। तो पब्लिक सर्विस में क्या आएगा? पुलिस सेवा, पुलिस सर्विस, जुडिशियल सर्विस एंड एजुकेशनल सर्विस। ये तीनों सर्विस आ जाएंगी आपकी पब्लिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब आप आंसर्स नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स आर आइडेंटिफाइड एज वायलेटिव एंड द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। मतलब निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? इसमें क्या आएगा? उच्च जाति के लोग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी बिल्कुल है। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, ऐसा नहीं है। तो ये तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस इंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के ऊपर क्लास 8th में पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझ सकते हैं। तो आपके आंसर करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसमें क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, बिल्कुल करेक्ट है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती क्योंकि ये अलग अलग होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं? आपने इस चैप्टर में जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये दोनों डिफरेंट है। कोई इंटरफेयर आपस में नहीं होती है न्यायिक व्यवस्था में और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ये तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। बीइंग प्रेजुडिशियस टुवर्ड्स समवन इम्प्लाइज, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का क्या अर्थ होता है? उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। अब अगर आप किसी के लिए पहले से कुछ सोचते हैं तो आप उसके लिए अच्छा तो नहीं सोच सकते, तो ये तो करेक्ट है और ये चीज़ प्रैक्टिकल है, मतलब होता ही है, हर किसी के साथ है कि उसके लिए अच्छा आप नहीं सोच सकते। तो अगर हम इसको हटा देते हैं तो ए, सी और डी आपका
आंसर हो जाएगा। चलिए, ये हमारे 10 से 12 क्वेश्चंस थे। इसमें अभी और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो पेडागोजी से रिलेटेड है। तो जब मैं आपको पेडागोजी वाला पोर्शन कराऊंगी तब मैं उन क्वेश्चंस को कराऊंगी। तभी भी मैं ऐसे ईयर वाइज कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि किस ईयर में किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। सारे एक साथ करा दूंगी तो खिचड़ी हो जाएगी, आपको कुछ समझ में भी नहीं आने का है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है और आपके लिए यूज़फुल है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि बाकी सारे जो लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट की, वो इस चैनल से जुड़ सकें और उनका भी एग्ज़ाम इस बार क्लियर हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।